अक्सर हमें हिस्ट्री की किताबों में यही पढ़ाया गया है कि अंग्रेजों ने कैसे हम भारतीय लोगों पर जुल्म किया, तरह तरह की यातनाएं दी, कई लोगों को काला पानी की सजा हो जाती है और यहाँ तक कि जलियांवाला बाग में 400 लोगों को खड़े करके गोलियों से भून देते हैं जनरल डायर। अंग्रेजी हुकूमत के टाइम के ऐसे कई दर्दनाक किस्से हैं जिसे आज हम याद नहीं करना चाहते, पर 20 जून 1756 को एक घटना घटती है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के एक सिपाही को शराब के नशे में धुत होकर एक अंग्रेजी सैनिक ने गोली मार दी और फिर नवाब ने कुछ ऐसा किया जिसे आज तक अंग्रेज भूल नहीं पाए हैं। इस घटना का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आज भी उनके स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में एक अलग से चैप्टर है इसका, द ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ बंगाल के नाम से। हालांकि इसके बाद सिराजुद्दौला के साथ जो षड्यंत्र हुआ, उसने अंग्रेजों को लाइसेंस दे दिया था भारत की धरती पर खुली हुकूमत करने का। इस पूरी घटना की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पर उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर ब्लैक होल की नौबत ही क्यों आई। आखिर ऐसा क्या कर रहे थे अंग्रेज जो नवाब के मन को नहीं भाया। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में 900 साल पीछे चलना पड़ेगा दोस्त। 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच ब्रिटेन और फ्रांस के किंगडम अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़ चुके थे। धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि इन युद्धों को लड़ने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसकी भरपाई दूसरे देशों के रिसोर्सेज पर कब्जा करके ही की जा सकती है। और इसी के साथ सिलसिला शुरू होता है व्यापार का। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों पार्टियां व्यापारी बनकर भारत आती हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। उस समय भारत पर मुगल सल्तनत का शासन था और अंग्रेज भी मुगलों के साथ मिलकर ही काम कर रहे थे। उनका भरोसा जीत रहे थे कि हम बस व्यापारी हैं साहब, अपना व्यापार करके वापस अपने देश चले जाएंगे। पर अंदर ही अंदर ये अंग्रेज मुगल साम्राज्य के छोटे छोटे किंगडम्स के भीतर अपनी सेंध लगा रहे थे और इसी तरकीब का इस्तेमाल करके बाद में उन्होंने बंगाल के नवाब को भी फंसाया, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा अभी। अब 17वीं शताब्दी के खत्म होते होते मुगल सल्तनत की पकड़ ना भारत पर ढीली होने लगी थी और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब मुगल किंगडम के अंडर जो उनके वसाल स्टेट्स हुआ करते थे, वो सारे के सारे मुगल साम्राज्य के अम्ब्रेला से बाहर आने लग गए। ज्यादातर पावर लोकल इंडिपेंडेंट रूलर्स के हाथों में सिमट कर रह गया। बिल्कुल ऐसे ही बंगाल की 2 करोड़ जनता पर कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम एलिट्स राज करते थे, जिन्हें नवाब बोला जाता था। अच्छा, एक मेजर कोस्टल बेल्ट होने के कारण उस समय बंगाल भारत का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था और इंडिया का 60% ट्रेड बंगाल के थ्रू होता था दोस्त। और इसी वजह से अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ही बंगाल का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल के जो छोटे मोटे रूलर्स थे, उनको बहुत सारा गोल्ड और पैसा देकर एक तरह से उनको खरीद लिया। इसका अंजाम ये हुआ कि अंग्रेज बिना रोक टोक के मनमानी तरीके से इन छोटे छोटे प्रांतों के ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करने लगे थे। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके कारण नमक, ओपियम, इंडिगो और टेक्सटाइल के जो लोकल किसान थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने मनमानी ट्रेड पॉलिसी के जरिए बहुत सारा पैसा कमाया और ये सारा पैसा बंगाल से निकलकर इंग्लैंड जाने लगा। बंगाल के लोकल मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और किसान अंग्रेजों से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। देखो, अंग्रेजों के टाइम कोलकाता एक मेजर पोर्ट सिटी था और समुद्र के रास्ते बाहरी देशों से आक्रमण का खतरा लगातार बना रहता था। इस कारण कोलकाता को डिफेंड करने के लिए अंग्रेजों ने 1696 में हुगली नदी के किनारे एक किले का निर्माण शुरू किया, जिसे फोर्ट विलियम का नाम दिया गया और यही फोर्ट ब्लैक होल ट्रेजेडी का हॉटस्पॉट बनने वाला था। अच्छा, ब्रिटिशर्स के कंपटीशन में किले बनवाने का काम फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी के लोग भी कर रहे थे। बस अंतर इतना था कि फ्रेंच लोग बंगाल के नवाब द्वारा निर्देशित नियम कानून का पालन करते थे, पर ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब को ज्यादा भाव नहीं देते थे। 1706 में फोर्ट विलियम बनकर तैयार हो चुका था और जब जब बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों से पूछा कि आखिर ये किला क्यों बनवा रहे हैं आप लोग, तब इस पर अंग्रेजों का जवाब आता कि ट्रेड के दौरान सामान स्टोर करने के लिए हम इसे एज अ गोडाउन यूज करना चाहते हैं। पर अंदर ही अंदर अगले 30-40 सालों तक इस किले को एज अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इस्तेमाल किया गया। लोकल ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए हर तरीके का काम इस फोर्ट के अंदर किया जाता था। और इसी दौरान सन 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है और उनके पोते सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठ जाते हैं। 21 साल के सिराज को बहुत अच्छे से पता था कि अंग्रेज सिर्फ यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं, धीरे धीरे वो बंगाल की धरती को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। और इसी के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक टसल का दौर शुरू हो जाता है। इस समय अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ने कोलकाता में फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी का काम बहुत तेज कर दिया था
पर बात तब बिगड़ने लगी जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराज को टैक्स देना ही बंद कर दिया। अब यहाँ बंगाल के नवाब की ईगो को ठेस पहुंच चुकी थी। उन्होंने फौरन कोलकाता के गवर्नर जॉन डेरेक को किलेबंदी का काम रोकने का आदेश दिया। अब इस आदेश का पालन करते हुए फ्रेंच लोगों ने फोर्टिफिकेशन का काम रोक दिया, पर ब्रिटिशर्स ने ये कह के टाल दिया कि हम तो बस ट्रेड के लिए गोडाउन बनवा रहे हैं, किला तो बनवा ही नहीं रहे हम, तो रोके क्यों। सिराजुद्दौला ने इसे अपना अपमान समझा और 16 जून 1756 को 50,000 सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों के साथ कोलकाता पर चढ़ाई कर दी। अब जैसे ही सिराज के हमले की बात कोलकाता के गवर्नर जॉन डेरेक को पता चली, वो अपने परिवार के साथ हुगली नदी में खड़ी एक बोट पर बैठकर कोलकाता से भाग गए और एक ब्रिटिश सर्जन जॉन हॉलवेल को कोलकाता का टेम्परेरी गवर्नर बनाकर 170 ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ कोलकाता के फोर्ट विलियम्स की रक्षा करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। सिराज को चढ़ाई किए हुए 3 दिन हो चुके थे। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला की सेना फोर्ट विलियम्स की दीवारों को तोड़कर उस पर कब्जा कर लेती है और इतनी बड़ी सेना सामने देखकर जॉन हॉलवेल और उनके 170 ब्रिटिश सैनिकों ने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। सिराजुद्दौला ने किले के बीचों बीच एक दरबार लगाया और 2 घोषणाएं की। पहला, कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर रखा जाए, और दूसरा ये कि अपने एक सहयोगी मानिक चंद को फोर्ट विलियम का प्रोटेक्टर घोषित कर दिया। तो ऑफिशियली फोर्ट विलियम अब सिराजुद्दौला के कब्जे में आ चुका था। अब जितने भी अंग्रेज सैनिकों ने सरेंडर किया था उन सबको बंदी बना लिया गया और इसी बीच जॉन हॉलवेल का हाथ बांधकर नवाब के सामने पेश किया जाता है। नवाब ने उनके हाथ खोलने की इजाजत दी और साथ ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वहां मौजूद किसी भी अंग्रेज कैदी के साथ किसी तरीके की बदसलूकी ना की जाए। ये आदेश देकर नवाब एक अंग्रेज के घर पर ही आराम करने के लिए चले गए। अब दरबार में बच गए थे सिर्फ अंग्रेज कैदी और नवाब की सेना, और यहीं से चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। नवाब की अनुपस्थिति में उनके सैनिकों ने अंग्रेज कैदियों के साथ थोड़ी बहुत लूटपाट और बदतमीजी शुरू कर दी थी, और इसी बीच शराब के नशे में धुत एक अंग्रेज कैदी ने अपनी पिस्टल निकालकर नवाब के एक सैनिक को गोली मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद माहौल एकदम खराब हो गया था। जब ये बात नवाब को पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया। नवाब के सलाहकारों ने बोला कि अगर इतने सारे कैदियों को रात भर खुला छोड़ा गया तो चीजें और खराब हो सकती हैं, और इससे बचने के लिए कैदियों को एक कोठरी में बंद करना सही रहेगा। एक ऐसी कोठरी जो फोर्ट विलियम के बेसमेंट में मौजूद थी, और इसी कोठरी का नाम पड़ा ब्लैक होल। देर शाम नवाब के आदेश का पालन करते हुए अंग्रेज कैदियों को इस कोठरी में भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पर दिक्कत ये थी कि इस कोठरी का साइज सिर्फ 18 बाई 14 फीट का था, जिसमें 2 छोटी खिड़कियां थी और एक समय में 3 से 4 कैदियों को ही रखने की जगह थी इसमें। जून का महीना और कोलकाता की गर्मी, साथ ही उमस ऐसी कि खड़े खड़े शरीर का सारा पानी सूख जाए। पर इन सबका लिहाज किए बिना पहले उन 170 कैदियों के कपड़े उतरवाए गए और फिर एक एक करके उन सबको उस कोठरी के अंदर भरने का काम शुरू हो जाता है। बेसमेंट में होने के कारण इस कोठरी से उनके चीखने की आवाज भी बाहर नहीं जा पा रही थी। हर एक कैदी सांस लेने के लिए बस उन 2 खिड़कियों की तरफ भागने की फिराक में रहता था। अब जो शरीर से ताकतवर कैदी थे वो कमजोर कैदियों के ऊपर चढ़ चढ़ के उन 2 खिड़कियों से सांस लेकर पूरी रात गुजारी। न खाने को अनाज और न ही पानी का कोई इंतजाम किया गया था उनके लिए। अब ये सिलसिला शाम के 7 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक चला, और सुबह 6 बजे जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो गर्मी और दम घुटने की वजह से 170 में से 147 कैदियों की जान जा चुकी थी। अब जो 23 कैदी जिंदा बचे थे उनमें से एक जॉन हॉलवेल भी थे, जिसे कोलकाता के गवर्नर द्वारा फोर्ट विलियम की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। जॉन हॉलवेल बताते हैं कि इस कोठरी में जो भी कैदी मरे थे उनको बिना किसी रस्मों रिवाज के पास के ही एक डंपिंग ग्राउंड में दफना दिया गया था, और यही घटना इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से दर्ज हो जाती है। पर जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो भी घटना का विवरण अभी आपके सामने हुआ उसे जॉन हॉलवेल ने डॉक्यूमेंट किया था। उसके बाद कई हिस्टोरियंस ने इस घटना को एग्जैजरेटेड बताया, मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था उस रात। कैदियों की संख्या बहुत कम थी और मरने वाले लोगों की संख्या शायद 40-50 से ज्यादा नहीं होगी। कुछ हिस्टोरियंस यहाँ तक मानते हैं कि ये घटना अंग्रेजों की सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी, ताकि उनको कोलकाता पर अटैक करके बंगाल को कब्जा करने का एक बहाना मिल जाए। अब बात चाहे जो भी हो, पर उस रात की घटना की जानकारी जैसे ही इंग्लैंड पहुंची, सारे अंग्रेज आग बबूला हो गए। उनको कैसे भी सिराजुद्दौला से इसका बदला लेना था। इस समय मद्रास में ब्रिटिश आर्मी की एक यूनिट डिप्लॉयड थी जिसे रॉबर्ट क्लाइव कमांड कर रहे थे। उनको आदेश दिया गया कि आप फौरन बंगाल जाकर कोलकाता को सिराजुद्दौला के कब्जे से आजाद करवाइए। पर जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सिराज की सेना बहुत बड़ी है और इसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली। सिराज के सेनापति मीर जाफर से उनकी बातचीत शुरू हो चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव को समझ आ गया था कि मीर जाफर एक कमजोर कड़ी है और उसे अपने साथ मिलाकर सिराजुद्दौला को आसानी से हराया जा सकता है। यहाँ मीर जाफर को बहुत सारा धन दिया जाता है और ये भी वादा किया गया कि सिराज के मरने के बाद आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा।
और मीर जाफर इस लालच में आकर गद्दारी करने को राजी हो जाता है। 23 जून 1757 को बंगाल के एक गांव पलासी के पास युद्ध की घोषणा होती है। सामने ब्रिटिश आर्मी थी और दूसरी साइड सिराजुद्दौला की भारी भरकम सेना। अच्छा, यहाँ नवाब की सेना दो हिस्सों में बटी थी, एक तो जो मीर जाफर की वफादार थी और दूसरी सिराजुद्दौला की वफादार। मीर जाफर चूंकि सेनापति था तो उसने यहाँ पर एक गेम खेल दिया। जो भी खराब हथियार थे उसने उसे नवाब की वफादार सेना को दे दिया था और अच्छे हथियार अपनी सेना के पास रखा था। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि अगर युद्ध में सबके सामने मीर जाफर ने सिराज का विरोध किया और उसे मार दिया तो बंगाल के लोग कभी मीर जाफर को अपना नवाब स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मीर जाफर ने एक योजना बनाई। युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश आर्मी से आमना सामना होने का समय आया तब मीर जाफर ने सिराज से बोला कि ब्रिटिशर्स की सेना बहुत कम है, आप इस युद्ध का हिस्सा बनकर क्यों अपना कद छोटा कर रहे हैं। मैं एक सेना की टुकड़ी लेकर जाता हूँ और अभी इन अंग्रेजों को हरा कर वापस आता हूँ, आप आराम से महल की तरफ प्रस्थान कीजिए। सिराज एक तो बहुत ही यंग थे, उनको मीर जाफर की ये चाल समझ नहीं आई और वो चुपचाप महल की तरफ वापस लौटने लगे। पूरा खेल यहाँ मीर जाफर ने पहले से ही सेट कर रखा था। अब जैसे ही अंग्रेजों के साथ लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर ने नवाब की वफादार सेना को आगे कर दिया। खराब हथियार उनके कोई भी काम नहीं आया और ब्रिटिश आर्मी ने बड़ी आसानी से नवाब के वफादार सैनिकों का खात्मा कर दिया। इसी बीच जब सिराज अपने महल वापस लौट रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में घेर कर उनका भी कत्ल कर दिया जाता है। अब युद्ध का अंजाम ये हुआ कि मीर जाफर के रूप में बंगाल को नया नवाब मिला और अंग्रेजों को बंगाल का फुल कंट्रोल। और इसी युद्ध को द फेमस बैटल ऑफ पलासी का नाम दिया गया, जिसने हिंदुस्तान की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अंग्रेज अब व्यापारी से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के शासक बन चुके थे। अगर वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री के साथ। हर हर महादेव।